हम लोग यूनिट 2 में आने वाले थे। यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना था लैटरल फोर्स एंड स्टैटिक डायनेमिक लोड एंड स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सभी लोग बोले आवाज आ रही है मेरी? क्लियर करें। यस आ रही है। लैटरल फोर्स, स्टैटिक डायनेमिक और स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, मतलब हमको स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और कैसी स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसमें उसी स्ट्रक्चर में हमारा लैटरल फोर्स भी अप्लाइड हो और डायनेमिक लोड भी अप्लाइड हो। इट इज क्लियर? बोलो भाई। सभी लोग प्रॉपर रिस्पांस दिया करें ताकि मुझे भी पढ़ाने में और मतलब समझाने में कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे मैं कोई भी चीज बोल रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने से क्या होता है, मैं वहां तक क्लियर होता रहता हूँ। किनको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है मैं उसको दोबारा बताऊंगा। बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत कम शब्दों में समझ में आ जाएगी कि लैटरल फोर्स क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है और स्ट्रक्चर में किस तरह का लोड लगता है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है स्टैटिक डायनेमिक लोड और उसके पहले जानना है कि स्ट्रक्चर में किस टाइप के लोड होते हैं और कितने टाइप के लोड होते हैं और किस तरह वो अपना लोड वहां पे उसको बताते हैं। जैसे हमने इसके पहले बीम के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो सभी लोगों को, कि जो बीम हुआ करती थी तो कितने प्रकार की हुआ करती थी? बीम कितने प्रकार की हुआ करती थी? हर्षिमा, हमारी बात कितने प्रकार की बीम हुआ करती थी? अपन बात करते थे जब लोड की बात करते थे, क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में कि लोड के अकॉर्डिंग बीम कितने टाइप की होती है? सर 5। कौन कौन सी? कोई भी एक दो बता दो। ओके, चलो माइक मुझे लग रहा है फिर से ऑन हो रहा है। खैर देखिए, जब हम बीम की बात करें और स्ट्रक्चर लोड की बात करें तो इसमें किस तरह का लोड लग रहा है, या तो पॉइंट लग रहा है, या तो वर्टिकली लग रहा है, या तो किस हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मतलब लोड किस टाइप पे इसमें वेरिएंट कर रहा है और किस टाइप से करता है, वो स्लैब में डिपेंड होता है या बीम में डिपेंड होता है कि वो सिंगली सपोर्टेड है कि कंटिन्यूअस है। अब जब हम बात करते हैं सिंगली सपोर्टेड की, या बात करें हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की और बात करें हम कैंटिलीवर की, सिर्फ दो की बात करेंगे यहाँ पे, है ना। पहले हम समझ लें कि बीम अगर दोनों तरफ से मतलब बोथ एंड्स अगर उसके फिक्स हैं, मतलब कंटिन्यूअस है, या कैंटिलीवर में सिंगली मतलब वन साइडेड अगर फिक्स है, तो जब हम लोड की बात करेंगे तो लोड तो पूरे बीम में लगेगा। सपोज दैट इसमें हम पॉइंट लोड की बात करें, पॉइंट लोड क्लियर हो रहा है? अगर हम पॉइंट लोड की बात करें और सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, सभी लोग बोला करो यस सर। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें और पॉइंट लोड की बात करें, यूनिफॉर्मली यूडीएल फॉर्म की बात नहीं करें, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या होता है? किसी भी पुल में या किसी भी ब्रिज में किसी कार का चलना, दैट इज यूडीएल लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब उसका जो लोड होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा हर एक पॉइंट में। लेकिन जब हम किसी पॉइंट लोड की बात करेंगे तो किसी परफेक्ट पॉइंट पर ही वो लोड वहां पे वेरिएंट होगा या वो लोड वहां पे उसका अप्लाइड होगा। तो जब हम बीम की बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूअस, दोनों बीम लगभग सेम जैसी होती है। तो इसमें जब भी हम यूडीएल की बात करेंगे या पॉइंट लोड की बात करेंगे तो जो लोड होगा किसी पॉइंट में लगेगा, पॉइंट लोड में किसी पॉइंट में लोड लगेगा। और जब वो लोड लगेगा तो लोड क्या करेगा? उस चीज को, बीम को उस पॉइंट से दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन यूडीएल में ऐसा नहीं है। यूडीएल में जितना लोड लगेगा उतना यूनिफॉर्मली रहेगा कि वो लोड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो लोड कहाँ चला जाएगा? साइड हिंज में चला जाएगा, मतलब कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये रहा बीम की। अब इसी चीज का जस्ट सिमेट्रिकल बीम हो या स्लैब हो, बीम का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा और स्लैब का मतलब उसी का एक बड़ा रूप। बीम की एक साइज होती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब अगर मैं ये बोलूं कि 9 इंच बाई 4 इंच या 9 इंच बाई 9 इंच, मेरा कहना सिर्फ एक छोटी सी बीम के लिए हो सकता है स्टैंडर्ड। लेकिन आप मुझसे ये नहीं कह सकते हो कि 9 बाई 9 या 4 बाई 9, ये जो भी बीम की साइज है ये डिपेंड करती है स्ट्रक्चर कौन सा हम बना रहे हैं। अगर मैंने स्टैंडर्ड बीम बोला इसका मतलब जो नॉर्मली बीम यूज होती है 9 इंच बाई 9 इंच के, तो प्लिंथ बीम हो, और प्लिंथ बीम तो मोस्टली इतने की यूज होती है।
जबकि जो लेंटर बीम होती है वो अलग अलग साइज की होती है। लटक जो बीम होती है वो लेंटर बीम पर नहीं पड़ती है, लेकिन प्लिंथ बीम में नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो भी लोड रहेगा ये उस बीम पर निर्भर करता है कि बीम किस प्रकार की बनाई जा रही है, किस चीज के लिए बनाई जा रही है। दो चीजें, किस प्रकार की बनाई जा रही है और किस पर्पज के लिए बनाई जा रही है। अगर उसके नीचे कोई वाल सपोर्टेड नहीं है, अगर दो कॉलम है उसके सेंटर में या उसके नीचे उस लेंटर बीम के नीचे कोई वाल स्टेक्ट नहीं है, तो वो बीम कैसी होगी, उसकी जो डेप्थ होगी वो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। अगर दो कॉलम के बीच में, अरे सिंपल सी बात है, अगर दो कॉलम के बीच में हमारा ब्रिक वर्क नहीं हो रहा है तो जो उसमें जो बीम बनाई जाएगी वो बीम मजबूत बनाई जाएगी या कमजोर बनाई जाएगी? स्ट्रॉन्ग बनाई जाएगी। भाई स्ट्रॉन्ग क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि वहाँ ब्रिक नहीं है और सपोर्ट उसी पे जाएगा। नहीं है, और वो जो बीम रहेगी जो प्लिंथ लेवल की रहेगी, सॉरी जो लेंटर बीम की रहेगी वो पूरी हवा में रहेगी। मतलब उसमें जो सपोर्ट रहेगा वो सिर्फ साइड हिंज का सपोर्ट रहेगा, साइड कॉलम का सपोर्ट रहेगा, साइड वॉल का सपोर्ट रहेगा, मगर सेंटर में जो स्पेसेस होगा उसमें कोई वॉल स्टेक्ट नहीं हो सकती। और जहां पे ब्रिक स्टेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां किसी भी बीम में किसी भी जगह लोड लगेगा तो लोड ऑटोमेटिकली पूरा ब्रिक में चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा, इस तरह हर जगह डिवाइड होकर चला जाएगा। लेकिन अगर बात करें सिर्फ बीम की और उसके नीचे ब्रिक वर्क नहीं है तो वहां पे जो लोड लगेगा वो लोग उसी पॉइंट में वेरिएंट करेगा। अगर बीम कमजोर होगी तो हो सकता है वहां से क्रैक भी कर सकती है। ठीक है, ओके सर। हम बात करें वन वे फ्लैट स्लैब की या टू वे फ्लैट स्लैब की। अब देखो मैंने वन वे स्लैब बताया था क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, बताया था आपने। और टू वे स्लैब भी बताया था क्या होता है? यस सर, बताया था ना? यस सर, बताया था। तो जब वन वे स्लैब की बात करें या टू वे की बात करें, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर स्लैब क्या हुआ? स्ट्रक्चर स्लैब क्या हुआ? जैसे छत। भाई किसी भी मॉडर्न बिल्डिंग का जो कंसिस्ट करेगा, जिस भी फ्लैट को बनाने के लिए जो भी एरिया कवर करना पड़ेगा वो उसकी छत ही तो कहलाएगी ना। यस सर। और उसको बनाने के लिए हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी फ्लैट को बनाएंगे तो उसमें हम जब छत बनाएंगे तो ये चीज हमको पता चल जाएगी कि वो जो छत बनाई जा रही है उसमें जो स्लैब किया जा रहा है वन वे है कि टू वे है, ये भी पता चल जाएगा क्या? यस सर। कैसे पता चल जाएगा सर? जो हाँ सर लॉन्गर स्पैन को शॉर्टर स्पैन से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन दोनों चेक करेंगे, उससे हमें वही क्लियर हो जाएगा कि ग्रेटर है या लेस है, या वन वे है या टू वे है ना? जब वन वे स्लैब की बात करते हैं और टू वे स्लैब की बात करते हैं तो वहां पे हमें ये सारी चीजें बहुत मजबूती से देखना पड़ता है कि इसमें हमें किस टाइप का लोड लगेगा, या तो इसमें टेंशन लगेगा, फोर्स अप्लाइड होगा, या कंप्रेशन रहेगा, या शेयर रहेगा, या बेंडिंग रहेगा, या टॉर्सन रहेगा। जो भी लोड अप्लाइड होगा वहां पे ये सारी चीजें हमारे दिमाग में पहले से पता होनी चाहिए कि हम ये स्लैब बनाने जा रहे हैं तो इस स्लैब के लिए हमें किस तरह का लोड कहाँ से, या तो हम सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड, और स्लैब की बात करें तो वन वे टू वे। स्लैब तो दो प्रकार के हुए ना, वन वे टू वे। क्योंकि यहाँ पे जो लोड स्टैटिक डायनेमिक की बात कर रहा है वो हमारे स्लैब की बात कर रहा है। वन वे स्लैब की बात करें तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाता है? वन वे स्लैब की बात करें तो स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो सकता है, जल्दी से बताओ? जिसमें दो तरफ सपोर्ट हो, जिसमें दो तरफ सपोर्ट हो, लेफ्ट राइट में दो दो कॉलम बने हों और वो कॉलम आपस में इंटरकनेक्ट हो, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से, राइट वाला राइट वाले से। समझ में आ रहा है? सो क्लियर नहीं हो पा रहा है। वन वे फ्लैट स्लैब का मतलब क्या हुआ? पोर्च हुआ। पोर्च, सभी लोग बोलो ना, सभी की आवाज नहीं आ रही है। वन वे फ्लैट स्लैब का मतलब पोर्च हुआ। पोर्च किस तरह का होता है? साइड सपोर्टेड रहता है, दोनों साइड से सपोर्टेड रहता है। यस सर, दोनों साइड से रहता है। लेकिन जब हम टू वे स्लैब की बात करते हैं तो वो कैसा होता है? वो चारों तरफ से लेंटर बीम में बंधा होता है ना? यस सर। अगर हम बात करें किचन स्लैब की तो किचन में क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म बने होते हैं, किचन में प्लेटफॉर्म बने होते हैं जहां पे चूल्हा होता है। यस सर।
सनसेट स्लैब की बात करें, सनसेट स्लैब क्या होता है? देखो शब्दों को समझो, सनसेट स्लैब, स्लैब को अलग कर दो, सनसेट को अलग कर दो। ऐसा स्लैब जो हमको सूर्य की रोशनी से प्रोटेक्ट करता है वो तो सनसेट कहलाएगा। अरे घरों के बाहर, खिड़कियों के बाहर जो बने होते हैं स्लैब, सनसेट खिड़की के बाहर छज्जा लगा होता है, जो खिड़की के ऊपर लगा होता है, जो कम से कम मिनिमम कितने फीट का हो सकता है? 2 फीट का, 1.5 से 2 फीट का लेते हैं, ताकि जो ऊपर की सन की रोशनी होती है तो सीधे उसमें हमको प्रोटेक्ट करे। खिड़की के लिए सन से होती है, या तो उसमें पानी का जो बौछार होता है वो भी उससे प्रोटेक्ट होता है ना। yes, हम बात करें लेंटर बीम की, देखो ये सब स्लैब ही है भाई। लेंटर बीम बांध रहे हैं तो उसमें भी तो स्लैब, उसमें भी तो कंक्रीट कर रहे हैं ना, वो भी तो उसका एक मास है, उसका एक वॉल्यूम है ना। तो जब लेंटर बीम की, लेंटर स्लैब की बात करेंगे तो इसमें कौन सा स्लैब आएगा? जो हमारा लेंटर में होता है। लेंटर ऊपर होता है, नीचे होता है, ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर में लेंटर कहाँ होता है? कोई दूसरा बताए? छत पे होता है। हाँ, छत के नीचे जो हमारा छत होता है उसके जो नीचे होता है वो क्या होता है? लेंटर। जब भी कोई गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो आपने उसमें देखा होगा, कभी गौर से अगर देखा होगा तो उसमें ऊपर नीचे, बीम के ऊपर और नीचे की एक लाइन बना देते हैं। जहां पे हमारी लेंटर बीम होती है, जहां पे हमारी प्लिंथ बीम होती है, तो जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है वहां पे थोड़ी थोड़ी मसाला काट के और एक लाइनिंग बना दी जाती है। याद आया? yes, देखा है किसी ने? जैसे वो थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाता है, उतना अंदर की तरफ कर्व टाइप का, मतलब उसको हिंदी में ऐसा समझो कि थोड़ा मसाला वहां से एक लाइन खींच दी जाती है। उससे ये हमेशा याद रहता है कि हमारा जो स्लैब है उसमें हमारी लिंटर बीम कहाँ से जा रही है, ताकि कल के दिन जब हमें उसको डिसमेंटलिंग करना पड़े तो हमारे संज्ञान में रहना चाहिए कि ब्रिक वर्क कहाँ तक हुआ है और स्लैब का काम कहाँ तक हुआ है, लेंटर का काम कहाँ तक हुआ है। सपोज दैट अगर वो लाइनिंग, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हम कभी नहीं बनवाते लाइनिंग, कभी बनवाते हैं क्या? नहीं सर। घर बनाते समय स्लैब, घर बनाते समय लेंटर बीम के एक्सटर्नल पोर्शन में लाइनिंग बनाते हैं क्या? नहीं सर। अकेले एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? एक एक से पूछूं क्या? विपिन? यस सर। भाई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? 2 चीजें हैं, या तो मन नहीं लग रहा है और या तो चीजें क्लियर नहीं हो रही है। नहीं सर, दे रही है। तो उसमें रिस्पॉन्स देने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? रजनीकांत? यस सर। भाई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्लियर नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट? नहीं सर। किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय आपने देखा है कि उसमें जब एक्सटर्नल का प्लास्टर होता है तो प्लास्टर के ऊपर जो लेंटर का सेक्शन होता है, लेंटर कहाँ होता है? लेंटर बीम कहाँ होती है? रजनीकांत? जी सर। कहाँ होती है लेंटर बीम? शशि दुबे? सृष्टि? सर छत पे होती है, छत पे। उज्जवल? प्लिंथ बीम कहाँ होती है? छत के सर। प्लिंथ बीम कहाँ होती है? छत के नीचे सर। गुड, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अभी आपको क्लियर नहीं है कि प्लिंथ बीम कहाँ होती है और लेंटर बीम कहाँ होती है? छत के नीचे होती है प्लिंथ बीम कि ग्राउंड लेवल के ऊपर होती है? लेंटर बीम होता है सब छत के नीचे। तो मैं क्या पूछा हूँ आपसे? क्वेश्चन क्लियर नहीं, क्वेश्चन क्लियर था, आपका जवाब क्लियर नहीं था, आप खुद ही कंफ्यूज थे भाई, तभी तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। अनुज? यस सर। आपने बिल्डिंग में जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर के आउट एरिया में जो एक सेक्शन बनाया जाता है, लाइनिंग का काम होता है, प्लास्टर के बाद होता है, अगर याद हो, किसी भी फिल्म को रिप्रेजेंट करने के लिए देखा है? में देखे हैं सर, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में देखे हैं सर। मैं तब से कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ भाई? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ ना कि जब भी किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में या तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में या तो गवर्नमेंट साइटों में या तो गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसमें लेंटर बीम, प्लिंथ बीम और कॉलम, इन सब में एक आउट एरिया बना दिया जाता है लाइनिंग के रूप में। वहां का मसाला थोड़ा सा कर्वेचर टाइप का काट दिया जाता है। क्यों काटा जाता है?
ताकि हमको ये चीज हमेशा क्लियर रहे कि हमारी बीम कहाँ से है, कॉलम कहाँ से है और हमारा प्लिंथ बीम कहाँ से है। ठीक है? यस सर। अब सबको जवाब देगा? यस सर। केबल सस्पेंशन स्लैब, ये देखो स्लैब के टाइप चल रहे हैं, एक तरफ से सुनते जाना, एक कॉपी पेन रखा करो ताकि थोड़ा बहुत नोट कर लिया करो, थोड़ा बहुत एक एक लाइन तो लिख लिया करो। क्या मतलब है कि हम लोग पढ़ते रहें और कुछ चीज क्लियर ना हो। वन वे फ्लैट स्लैब मतलब बोथ साइड से कॉलम होंगे और इंटरकनेक्टेड होंगे, किसमें? मतलब लेफ्ट हैंड के ए पॉइंट से बी में होगा और राइट हैंड का ए पॉइंट से बी में होगा, मतलब दो दो चार कॉलम हो गए। लेफ्ट कॉलम का कनेक्शन या इंटरकनेक्शन बी वाले या राइट वाले कनेक्शन से नहीं होगा, तब तो वो वन वे स्लैब होगा। ये तो कह नहीं सकते कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा दिया गया है वन वे फ्लैट स्लैब और टू वे स्लैब। टू वे में क्या होगा? डिपेंड, टू वे में क्या होगा? चारों कोनों से सपोर्टेड होगा, चारों कोनों से इंटरकनेक्टेड होगा। ठीक है, गुड। किचन स्लैब मतलब किचन स्लैब, सिंपल सा शब्दों में जाओ। किचन स्लैब मतलब ऐसा कौन सा स्लैब होगा जो किचन में होगा और जो वन वे टू वे में होगा? सिंपल सा बात है यार, कैंटिलीवर बीम होती है ना, वन साइड फिक्स होती है, अदर एंड फ्री होता है। ऐश्वर्या? यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। किचन स्लैब मतलब प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो दोनों तरफ से सपोर्टेड होती है ना, एक बैक साइड से और एक कहीं साइड से। नहीं, ऐसा कैसे है भाई? क्या मैं इस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ क्या? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी मतलब ईस्ट वेस्ट, अगर प्लेटफॉर्म का चेहरा हमारे इन फ्रंट में, अगर हम ऐसे खड़े हैं कि ईस्ट का डायरेक्शन हमारे फ्रंट में आ रहा है, तो पॉइंट ए मतलब नॉर्थ साइड, पॉइंट बी मतलब साउथ, इन दोनों जगह फिक्स होगा और पीछे वाले पोर्शन में फिक्स होगा। लेकिन जहां पे मैं जिस तरफ से देख रहा हूं, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में तो फ्री होगा ना। अलमीरा ऐसे ही तो कटी होती है ना। यस सर, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये तो एकदम सिंपल है, इसमें तो समझाने जैसा क्या है? किचन स्लैब क्या होता है, सनसेट स्लैब क्या होता है? अब देखो, किचन स्लैब पर जस्ट अपोजिट है, उसमें थ्री साइड जो थी वो फिक्स थी और सनसेट में वन साइड फिक्स है और थ्री साइड फ्री है। सनसेट में थ्री साइडेड फ्री है ना। यस सर। तो जब लोड लगेगा तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा सनसेट में पड़ेगा या किचन स्लैब में पड़ेगा? किसी चीज में अगर पॉइंट लोड लग रहा है, जैसे मैंने 10 kg पर न्यूटन, मतलब समझना 10 kg पर न्यूटन या 10 kg पर मीटर, लोड कैसा होगा? अब इसमें कंफ्यूज होना जरूरी है। गुड। डिपेंड बोला है। जब भी किलोग्राम न्यूटन हो, जब भी किलोग्राम का लोड होता है वो हमेशा किस में होता है? मीटर में होता है। तो अगर किचन स्लैब में हमारा कोई लाइव लोड या डेड लोड या और कौन सा लोड होता है? लाइव लोड, डेड लोड, और कौन सा लोड होता है? पॉइंट लोड। गुड। पॉइंट लोड, फ्लूइडियल लोड। जब हमारा पॉइंट लोड किचन स्लैब में पड़ेगा तो वो ज्यादा होगा या सनसेट में पड़ेगा तो ज्यादा होगा? सनसेट वाला ज्यादा होगा, क्योंकि उसका ज्यादा होगा क्योंकि उसका एरिया जो फिक्स वाला है वो एरिया कम है और जो फ्री हिंज का एरिया मतलब थ्री साइडेड वो फ्री है। क्लियर? यस सर। ओके, बात करें लेंटर स्लैब की। लेंटर स्लैब क्या हुआ? जो छत के नीचे होता है, जो छत के नीचे लेंटर स्लैब होता है उसको लेंटर स्लैब हुआ, है ना। अब होता है सनकेन स्लैब। सनकेन स्लैब, जब भी हम कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग जब भी हम बनाते हैं तो हमको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? सनकेन स्लैब की होती है। और ये सनकेन स्लैब हमेशा आंगन जो होता है या बरामदा का सेक्शन होता है उस जगह पे यूज किया जाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है बिल्डिंग के ओरिएंटेशन को मेंटेन करने के लिए। बिल्डिंग ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हमको सूर्य की प्रॉपर रोशनी या सनलाइट और पानी, इन दोनों चीजों का प्रॉपर घर के अंदर आना जरूरी है। अगर लाइट चली गई, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। एक बार में सन कैन स्लैब का मतलब ऐसा कोई छत का एरिया
जो बरामदे में या आंगन में बनाया जाता है, जिससे हमारी बाहर की जो बिल्डिंग ओरिएंटेशन प्रॉपर बन सके, हवा का आना जाना, हवा पानी का आना जाना, मतलब क्या है, सनकिन रहेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आपने देखा होगा एग्जॉस्ट लगते हैं, टॉप एग्जॉस्ट लगे होते हैं, जहां पे हमारा स्लैब होता है, स्लैब हो या तो हम इसमें बोले पर्लिंग, हमने सेट लगा दिया। तो सेट बनाते समय ये बात तो याद रखते हैं कि जो गर्मी होती है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए एग्जॉस्ट फैन भी लगाते हैं। हम हम अपने घरों पे मोस्टली एग्जॉस्ट फैन का यूज कहाँ करते हैं? एग्जॉस्ट फैन, समझ जाओ मेरी बात को। एग्जॉस्ट फैन मतलब समझ जाओ आप सभी लोग, सभी बताओ। एग्जॉस्ट फैन के साथ साथ ऊपर जो हमारा वो लगा होता है लेंटर के नीचे, उसको क्या बोलते हैं? खिड़की के ऊपर ये कोई सेक्शन होता है खुला हुआ, वेंटिलेटर। उसको क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन या वेंटिलेटर? सब वेंटिलेटर। वेंटिलेशन इसका पर्पज क्या हुआ? एक खिड़की तो है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई विंडो तो है ना ऑलरेडी वहां पे, बोलो भाई। टेम्परेचर मेंटेन रहे, हर एक चीज बिल्डिंग को सोच समझ के बनाई जाती है। तो जो सनकिन होता है, सनकिन स्लैब, इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज होता है कि जो भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग होती है, जॉब साइट जो भी होती है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है सनकिन स्लैब की, जो मोस्टली वॉशरूम के अराउंडिंग बनाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा फ्लोर में नीचे की तरफ बनाया जाता है, मतलब वो हिस्सा खुला होता है। जैसे हमने एक वॉशरूम बनाया, अभी मैं आपको मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बनाना जरूर सिखाऊंगा, ड्राइंग बनाना, कि ड्राइंग कैसे बनाते हैं, गेस्ट रूम कहाँ होता है, आंगन कहाँ होता है। ये आपके सिलेबस कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं इसको सिखाऊंगा। इससे क्या होगा कि मतलब आदमी इंजीनियर तो हो जाओगे, जिस दिन डिजाइन सीख जाओगे उस दिन हो जाओगे। वहां पे इसका यूटिलाइजेशन होगा कि सनकिन स्लैब का यूज कहाँ होता है। नेक्स्ट, केबल सस्पेंशन स्लैब, ये पॉइंट लिखते जाया करो सभी लोग। सर अभी आपने कौन सी स्लैब बताया? अभी मैंने बताया था किचन स्लैब, सनसेट स्लैब, लेंटर स्लैब और सनकिन स्लैब। सभी ने लिखा है सनकिन स्लैब। लेंटर स्लैब और सनकिन स्लैब में क्या डिफरेंस होगा? किसमें? लिंटल स्लैब में और सनकिन स्लैब में। अच्छा, ऐश्वर्या पूछी है, इसका जवाब किससे लिया जाए? चलो हर्षिमा, मेरी क्लास में हर्षिमा की आवाज नहीं आती, क्या है बताओ फिर। सनकिन स्लैब में डिफरेंस क्या होगा? और दूसरा जो पूछी है वो सनसेट डे पूछी है ना? तो सनकिन और लिंटल स्लैब, अभी आपने लिंटल स्लैब के बारे में भी बताया था। बताइए इनको, लेंटर स्लैब और सनकिन स्लैब में क्या डिफरेंस होता है? सर नहीं पता। ओके, और कौन बता सकता है? श्रेया, है क्लास में? क्या डिफरेंस होता है? यस सर। क्या डिफरेंस है? सर लेंटर स्लैब सर छत के नीचे बनती है और सनकिन स्लैब सर मेनली आंगन या वरांडा में के आसपास बनती है। सृष्टि है, बहुत सिंपल था, बहुत ही चीज। सर ये वॉशरूम एरिया के पास बनता है और मेनली सर ड्रेनेज के लिए यूज होता है, और मतलब फ्लोर लेवल से नीचे होता है, फ्लोर से थोड़ा सा नीचे होता है। ओके, और अपूर्वा? यस सर। सर सनकिन स्लैब को बिल्डिंग के ओरिएंटेशन को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, बरामदे, आंगन में, या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है, और बिलो नॉर्मल और बिलो थोड़ा सा फ्लोर लेवल से नीचे बनाया जाता है। और लिंटर स्लैब? लिंटर स्लैब बनाया जाता है जहाँ ऊपर छत डलती है, उधर इससे नीचे होती है। और कोई बच्चा है? पुष्पिता क्लास में हो? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ऐश्वर्या? यस सर। टॉपिक एकदम क्लियर रखो। लेंटर स्लैब का मतलब होता है
जब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन में स्लैब बनाते हैं, छत बनाते हैं, उसके जस्ट जो नीचे का पोर्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? लिंटर स्लैब। लिंटर स्लैब का मतलब बीम, लिंटर स्लैब का मतलब बीम, और सनकिन स्लैब का मतलब होता है जो छत वाला हिस्सा होता है उसमें किनारे से कोई भी हिस्सा तोड़ देना, मतलब आर पार कर देना छत के हिस्से, नीचे से सीधे ऊपर तक, मतलब ऊपर की लाइट प्रॉपर हमको नीचे मिले, मतलब जो स्लैब होता है उसको बीच से अलग कर देना, मतलब नीचे ग्राउंड में हो तो आपको सीधे स्काई दिखे। क्या लिंटर स्लैब में पॉसिबल है सनकिन स्लैब बनाना? अरे लिंटर स्लैब तो उसकी मजबूती के लिए बनाया जाता है भाई, और जो सनकिन स्लैब होता है वो बिल्डिंग को ओरिएंटेशन के लिए बनाया जाता है, प्रॉपर लाइट है इसलिए बनाया जाता है। आंगन को करें क्या, जो आंगन में सिस्टम बनता है? अरे बनाने को तो आप आंगन में बना सकते हो, बट जब देखो, जब कोई आप बिल्डिंग स्ट्रक्ट करते हो ना, डिजाइन बनाते हो ना, ये चीजें वहां से ज्यादा अच्छी क्लियर हो सकती हैं कि जब भी आप बनाओगे, अगर आपके पास 30 बाई 50 का एरिया है, सॉरी 50 बाई 30 का एरिया है वहां पे, या 30 बाई 60 का एरिया है, तो आप कोशिश करोगे ना ज्यादा से ज्यादा उस कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाने का। राइट सर। आवाज आ रही क्लियर? छोटे से छोटे एरिया में ज्यादा से ज्यादा चीजों का इंस्ट्रक्शन बनाना या उस चीज को वहां पे मेंटेन करना। अगर आप वहां पे 50 बाई 30 में 20 बाई 10 का अगर आप आंगन ही बना दोगे ओरिएंटेशन के लिए, तो आपको जगह कम पड़ेगी कि नहीं? यस सर, कम पड़ेगी। तो डिजाइन बनाते समय इस चीज का हमेशा याद मेंटेन रखना चाहिए कि चूंकि जो भी हमारा वॉशरूम बना हुआ है और जो भी हमारा बरामदा बना हुआ है, ये तो हमारा रूम बना हुआ है, तो उसमें प्रॉपर, मतलब इसीलिए हर रूम में हम विंडो बनाते हैं। जब भी हम किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं हमेशा याद रखें 30 बाई 50 जो भी हमारा टोटल एरिया होता है, एरिया कैसे निकालते हैं? 30 बाई 50 का मतलब क्या हुआ? 30 बाई 50 का मतलब 1500 आगे 30 फीट बाई 50 फीट स्क्वायर फीट। गुड, स्क्वायर फीट मतलब स्क्वायर इंटू स्क्वायर मतलब फीट इंटू फीट मतलब स्क्वायर फीट। क्लियर? तो जब हमारे पास एरिया ही छोटा सा बना है, तो अब हम शहरों की बात करें, जैसे आप बनारस पे रह रहे हो, मैं किसी गांव पे रह रहा हूँ, तो हमारे पास तो एरिया मतलब 100 फीट बाई 200 फीट का है, वहां तो हमने 10 फीट बाई 10 फीट का आंगन बना दिया ओरिएंटेशन के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास जो लैंड जो प्रोवाइड है रिक्वायरमेंट है वो तो 50 बाई 30 की है ना। अगर आप इसमें 20 बाई 10 का अगर आप वहां पे ओरिएंटेशन बना दोगे तो बाकी का एरिया छोटा पड़ेगा कि नहीं? ये सब छोटा पड़ेगा एरिया। तो जब वो एरिया छोटा पड़ने लगेगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह वॉशरूम बनाए हैं उसको ओरिएंटेशन तो चाहिए ना, उसको तो प्रॉपर एयर चाहिए, प्रॉपर लाइट चाहिए, तो वहां पे हम सनकिन स्लैब बनाते हैं, मतलब छोटी सी छोटी चीजें बनाने से उसका पूरे बिल्डिंग में इफेक्ट पड़ जाए। जैसे आंगन में हम एक याद रखो, आंगन बनाते समय एक नेट बनाते हैं, आंगन बनाते समय नेट बनाते हैं, लोहे का जाल लगाते हैं स्लैब में, आंगन में। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रोटेक्ट भी रहे और लोहे का सेट रहे, जिससे हम हमारी सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे और लाइट पानी इन सब चीजों का प्रॉपर आवागमन सुनिश्चित रहे। फिर बिल्डिंग ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? अभी वास्तु दोष की बात अभी तक कर रहे थे, उसका मतलब क्या हुआ? यही सब तो हुआ ना। तो वास्तु दोष भी ये भी तो एक उसका ओरिएंटेशन ही तो है, कौन चीजें हमें कहाँ बनाना है, वाशरूम किधर बनाना है और वर्कशिप कहाँ बनाना है, लॉबीज कहाँ बनानी है, यही सब तो हो ना। गैलरी कहाँ, पैसेज कहाँ देना है, ये सब। अब जैसे पैसेज है, कोई पैसेज मतलब समझते हो आप? पैसेज टेक्निकल वर्ड है पैसेज। पैसेज का मतलब गैलरी, पैसेज का मतलब सर गलियारा वाला जो एरिया होता है उसको गैलरी को ही बोलते हैं, गलियारा हिंदी में, गैलरी भी उसको बोलते हैं, उसको पैसेज टेक्निकल वर्ड में उसको पैसेज बोलते हैं। तो जो पैसेज होता है, अगर पैसेज सपोज दैट हमने 50 बाई 30 का एरिया बनाया, मतलब फ्रंट हिस्सा हमारा 30 फीट का है और जो उसकी लेंथ है अंदर की तरफ वो हमारी 50 फीट की है, और हमको पहले बाहर वाले से सीधे हमको आंगन मतलब 30 फीट पे जाके आंगन में रुकना है, तो हम उसके लिए पैसेज बनाएंगे। सभी बोलो यस सर। यस सर। जब पैसेज बनाएंगे तो पैसेज जब बनाएंगे 30 फीट का, तो उसमें दोनों तरफ से वॉल स्ट्रक्ट रहेगी, ऊपर स्लैब रहेगा, तो वहां पे अंधेरा रहेगा।
अंधेरा रहेगा। यस सर। और अगर धोखे से वहां पे लाइट चली गई तो क्या होगा? आने जाने में प्रॉब्लम होगी। अगर मेरी आवाज सबको बोलो, सब जितने हो सभी बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। जब वो पैसेज 30 फीट का बाई 30 फीट बाई 4 फीट, मतलब उसकी जो विड्थ है वो 4 फीट रहेगी, उसकी लेंथ है 30 फीट रहेगी। अगर उसके बीच में सेंटर में 10 फीट में अगर हम 2 सनकिन स्लैब वहां बना दें तो क्या वहां लाइट की जरूरत पड़ेगी? नो सर। नो सर। अब समझ में आया क्या डिफरेंस है सनकिन स्लैब में और लिंटर बीम स्लैब में? यस सर। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। क्लियर? यस सर। चलो सर हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना था सर कि मेरे घर में सर एक घर में नहीं बगल में एक घर बना हुआ है सर, जहाँ पे सर वेंटिलेशन के लिए मतलब खिड़की वगैरह की जगह नहीं छोड़ा हुआ है उसमें। और सर हाँ खिड़की के लिए जगह नहीं छोड़ा है। जैसे खिड़की के लिए जगह नहीं है सर, सारे घर बगल में जो पूरे कंजस्टेड है, पूरा कटा हुआ है सर। तो सर उसके ओरिएंटेशन के लिए सर उन लोगों ने क्या किया है कि एक हॉल है जो उनके घर का, 4th फ्लोर तक घर बना हुआ है सर, और हॉल में सिर्फ छोटा छोटा नेट दिया हुआ है जो ऊपर यहाँ नीचे से भी आकाश दिखता है ऊपर सर। तो उसी को सर सनकिन स्लैब बोल सकते हैं ना सर? उसको बोल नहीं सकते, उसको बोलते ही है सनकिन स्लैब। सनकिन स्लैब का मतलब ही यही होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन जहां नहीं मिलता है वहां पे हम सनकिन स्लैब बनाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, केबल सस्पेंशन स्लैब। केबल सस्पेंशन स्लैब, इसका मतलब देखो शब्दों को समझो। केबल को अलग करो, सस्पेंशन को अलग करो, स्लैब को अलग करो। मुझसे मत पूछो, खुद ही जवाब दे डालो। केबल सस्पेंशन स्लैब। इलाहाबाद प्रयागराज कोई आया है? यस सर। आपने इलाहाबाद में आया है तो वहां पे केबल सस्पेंशन स्लैब देखा है, ब्रिज देखा है? जी सर, नैनी पुल की तरफ है। नैनी पुल की तरफ। और किसी ने देखा है? हाँ सर। चलो मैं बताता हूँ। सभी लोग जो मैं बोल रहा हूँ तो उसको एज्यूम करना, आंखें बंद करके सोचना है ना। मतलब ध्यान बहुत जरूरी है जीवन के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस ही यही होता है कि मैं फोन से ही समझा सकता हूँ। ऑफलाइन होता तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा सकता था, बट फोन से जैसे समझाऊंगा कोशिश करना एक बार में समझ में आ जाए। टेक्निकल है, इससे थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना और गहन चिंतन करना। अगर हमारे रीवर है तो 50 मीटर की है, और हाँ बोलते जाना ताकि मुझे समझ में आता रहे कहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हो। 50 मीटर का जो स्पान है उसमें एक रिवर बनी हुई है। 50 मीटर की एक स्पान है जो नदी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी तक जाने में टोटल जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर की है। इट इज क्लियर? ओके सर। उसमें हमको केबल सस्पेंशन बनाना है। केबल सस्पेंशन बनाने के लिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टोटल स्पान कितना हो गया? 50 मीटर। 50 मीटर बनाने के लिए हम इसको डिवाइड करें। अगर हम इसको 10 मीटर में डिवाइड कर लें तो कितने कॉलम बनेंगे इसमें? 4 कॉलम बनेंगे, 5 पोर्शन बनेगा। 5 पोर्शन बनेगा, मतलब 5 उसमें पिलर बनेंगे। अगर हम इसको 25 में कर रहे हैं तो 2, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जाने में 2 स्लैब मिलेंगे हमको जो कॉलम का काम करेंगे। ओके सर। अब आप ये बताओ, अगर 50 मीटर का स्लैब है और उस 50 मीटर में आपने उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो कॉलम कितने हो गए? जितने हिस्सों में आप डिवाइड करोगे उसका जस्ट +1 उसका कॉलम हो जाएगा। अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो कॉलम कितने हो जाएंगे? +1। कितने हो जाएंगे? 4। अगर 5 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो कॉलम कितने हो जाएंगे? हमेशा याद रखो, जितने चीजों में डिवाइड किया जाता है, मतलब अगर स्लैब बड़ा है तो उसको डिवाइड करना है। अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो कॉलम कितना होगा? डिवाइड एरिया +1। क्लियर? ओके सर। अब जो उसकी साइड एज है,
केबल सस्पेंशन बनाते समय हमेशा याद रखते हैं जो उसके पॉइंट ए और बी, जिसकी बात मैं अभी तक कर रहा था, पॉइंट ए और बी, अगर इन दोनों को फिक्स कर दिया जाए, पॉइंट ए और पॉइंट बी को फिक्स कर दिया जाए, तो कितने कॉलम बनेंगे? सर अगर 5 पोर्शन बनाना है तो बीच में 5 नहीं 4 बनाना है। 4 पोर्शन में डिवाइड करना है 50 मीटर को। ठीक है, तो 4 पोर्शन में डिवाइड किए तो 1 2, पहला नंबर 1 ए और बी, मतलब 1 और 2, 2 कॉलम ये हो गए और बीच में 3 ये हो गए, टोटल 5 कॉलम हो गए। 5 हो गए। यस सर। अब 5 में अगर जो साइड वाले हैं, साइड मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्योंकि ब्रिज में क्या होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी ये हमेशा जो पेवमेंट फ्लेक्सिबल या रिजिड पेवमेंट होती है, आप समझ रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट? फ्लेक्सिबल पेवमेंट का मतलब समझ रहे हो? पेवमेंट का मतलब समझ रहे हो? पेवमेंट मैं जिससे पूछूंगा वही रिस्पॉन्स देगा मुझे। शशि दुबे सर, जो ब्रिज में फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं, कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है? बाबू ये मेजर करने की चीज कहाँ से आ गई? मैं पेवमेंट पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं पेवमेंट कोई बात नहीं। किसको किसको और श्रेया आ रहा है समझ में? मतलब ये बताओ पेवमेंट मतलब समझते हो या नहीं? ये सर फुटपाथ। सृष्टि सर क्या? सर पेवमेंट मतलब कंक्रीट और उसकी सर रोड जो कंक्रीट को कवर करता है सर उसको कहेंगे। शिवांगी सर पेवमेंट वही होता है सर, गिट्टी या पीच से जो हार्ड सरफेस होता है, जैसे रोड हो गया तो उसको सर पेवमेंट कहेंगे। जैसे रोड नहीं, रोड ही एग्जाम्पल में सर। हाँ क्लियर है, बट थोड़ा सा ऑब्जेक्ट क्लियर करो। पेवमेंट मतलब रोड। ओके सर। मैंने पूछा पेवमेंट मतलब रोड। 2 टाइप्स की पेवमेंट थी, पहला फ्लेक्सिबल, दूसरा रिजिड। रिजिड मतलब कंक्रीट, फ्लेक्सिबल मतलब बिटुमिनस। बिटुमिनस का मतलब कोई समझ रहा है इसमें से? रजनीकांत बिटुमिनस नहीं पता सर। ओके, दीपेंद्र आता है कि नहीं? ऐश्वर्या बिटुमिन सर अलकतरा को कहते हैं। मैंने पूछा था आता है कि नहीं। ओके सर, पता नहीं सर। जल्दी जल्दी बोला करो पुष्पिता, तुरंत रिस्पॉन्स दो। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ये चीजें समझ में आ रही है? क्या होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट? ये बिटुमिन क्या होता है? सर बिटुमिनस टाइप ऑफ रॉक होता है क्या? क्या होता है सर? टाइप ऑफ रॉक, बिटुमिनस रॉक सर पढ़ेंगे तो। शिवांगी आवाज आ रही मेरी? बिटुमिन का मतलब बिटुमिन का मतलब होता है डामर, जो इसमें होता है ना अलकतरा। दैट इज द टोटली नेम ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल रोड 2 ही प्रकार की होती है, हिंदी में समझो। देखो इंग्लिश बोलने से और इंग्लिश समझाने से जरूरी नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट है चीजों को क्लियर करना। जब आप फील्ड में काम करने जाओगे तो वहां पे आपसे पूछेगा नहीं कि आप इंग्लिश में उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दो। और देखो ISS एग्जाम, IAS, इसका फुल फॉर्म जानते हो? इनमें से कोई जानता है हाँ या नहीं? IAS और IPS दोनों जानते हो? यस सर। IAS में जब आप बैठते हो, जब आपका इंटरव्यू होता है, तो पहला ऑप्शन होता है कि आप हिंदी में देना चाहोगे या इंग्लिश में देना चाहोगे। हिंदी में देना चाहोगे या इंग्लिश में देना चाहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश में दे रहे हो कि हिंदी में दे रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसका जवाब सही दे रहे हो कि गलत दे रहे हो। फर्क पड़ता है तो इस बात का पड़ता है कि उसके द्वारा, सामने वाले के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का रिस्पॉन्स हम किस एनर्जी से दे रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस लेवल से दे रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई फर्क नहीं पड़ता आप रिस्पॉन्स हिंदी में देते हो इंग्लिश में देते हो, जिस भाषा में आपको उचित लगे उसमें समझो। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने भी इंग्लिश से ही पढ़ाई की, बट मेरा एरिया, मेरा क्राइटेरिया और मेरा बिजनेस और मेरा पॉलिटिशियन बैकग्राउंड, ये सारी चीजें मुझे चेंज कर दिया कि मैं हिंदी के लिए मजबूर हो गया। मुझे हिंदी के शब्द आज भी डायरी से, डिक्शनरी से खोज के और उसका उपयोग करना पड़ता है, इसलिए मेरी आदत होगी हिंदी में ज्यादा बात करने की। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश के वर्ड नहीं जानता। मैं
मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है तो मुझे समझ में आता था, जब कोई चीजें टेक्निकल होती थी लाख कोशिश करता था रटने की, रट लेता था, एग्जाम में लिख देता था और पास हो जाता था, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आता था वहां पे मैं फेल हो जाता था। और जो चीजें हिंदी में मुझे बताई जाती थी, जब भी मैं प्रैक्टिकल में आता था, ट्रेन से गुजरता था, बस से गुजरता था, बाइक से, कार से, तो वो चीजें मेरे दिमाग में तुरंत रिकॉल होती थी। केवल सस्पेंशन, मतलब सर ने बताया था पॉइंट ए और पॉइंट बी जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो पेवमेंट में फिक्स होते हैं। पेवमेंट मतलब रास्ता, रास्ता कितने प्रकार की? 2 प्रकार के, रिजिड, फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब कंक्रीट, फ्लेक्सिबल मतलब बिटुमिनस, बिटुमिनस मतलब डामर, कंक्रीट मतलब सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, वाटर। इट इज क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पढ़ रहे हो, जरूरी है आपके अंदर नॉलेज क्या है। सुन रहे हो? थ्री इडियट मूवी देखा है सबने? यस सर। मूवी में सिर्फ थ्री इडियट मूवी सिर्फ इसी देश के लिए बनाई गई है। किसका मोबाइल है? जीवन में जिम्मेदार और एक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हंसी मजाक सब कुछ जायज है, बट पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई। मेरा ऑब्जेक्ट ये था चीजों को समझने की कोशिश करो। इस डिग्री का कुछ नहीं होने वाला, इस डिग्री का कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होने वाला है तो आपका खुद का मेमोरी और आपके खुद का कॉन्फिडेंस लेवल। जहां पे खड़े हो जाओ, सीना तान के खड़े हो जाना कि सिविल का कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसका जवाब मैं दूंगा। मैं इतने बच्चे हैं, इन सबके सामने कहता हूँ साइड कोई भी हो चूज कर लो और पूछ लेना किसी जवाब को, अगर मैं उसका रिस्पॉन्स न दे दिया तो मेरा नाम बदल देना, मेरी डिग्री रख लेना घर पे। उस डिग्री का इस जीवन में कोई उपयोग नहीं है। पास होने के बाद आज तक किसी ने नहीं पूछा कि डिग्री में क्या था। ये मुझको बताना पड़ता है कि मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो मेरे 79% थे, मुझे बुरा लगा, फिर मैंने एमटेक किया, फिर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, तो मुझे बताना पड़ता है। यार चीजें वो बनो कि बताना नहीं पड़े, सामने वाला एक्सेप्ट करे कि हाँ तुम इंजीनियर हो, तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुम्हारे पास नॉलेज है। मजदूर और लेबर, जो मैं काम करने जा रहा हूँ, जो इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, ये तो चलो आपकी बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं, तो आप जिस बिल्डिंग में जाओगे जरूरी है कि इंग्लिश से प्रॉपर रिस्पॉन्स दोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। अरे टेस्ट करना है, दीवार में हमने एक मुट्ठी बनाई और उसमें हमने फोर्स अप्लाइड किया। अब शब्द तो इंग्लिश ही ना, फोर्स अप्लाइड किया, उसमें फोर्स अप्लाइड किया, चीजें समझ में आ गई, वहीं से निकल के अगर ईंटा कमजोर है, ब्रिक कमजोर है तो टूट गया तो मतलब टेस्ट वहां पे याद आ गया कि यहाँ पे इसका कंसिस्टेंसी जो है वीक है। कंक्रीट का मसाला, जो भी वहां पे जॉइन भरे हुए हैं, कि जो भी दोनों ब्रिक के बीच में लेयर बनी हुई जिसमें कंक्रीट है, थोड़ा सा निकाला, मशीन में रखा, कंसिस्टेंसी उसकी चेक की, उसकी स्ट्रेंथ चेक की, कितना है M20, M30, M50, जो भी कंक्रीट की रेशियो था, M20, M10, M15, M7.5, मतलब 112, 143, 169, 112, 13। उसके बाद मिक्स डिजाइन। चीजें और ऑब्जेक्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। छत बनाने के लोहा से लेके मैंने 2वे नेट तक पढ़ा है, जबकि आपके सिलेबस में नहीं है। कभी भी छत बने वहां जाके खड़े हो जाना और जब मैं जो चीजें बताया था उस चीज को रिकॉल करना, और अगर अगली छत खुद ना बना लेना तो मुझको बताना कि मैं सर इसमें फेल हो गया। टाइप बैंड कहाँ होते हैं? लोहा को क्रैंक शाफ्ट कहाँ से देते हैं? L/4 टोटल लेंथ। अगर टोटल लेंथ है आपकी 8 फीट की है छत की, और अगर 8 फीट की है उसमें डिवाइड बाई L/4, ये फार्मूला है। कहां से आया? IS कोड से। IS कोड मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड। कौन सा है? 456/2001। चीजों को समझो। डाया का स्क्वायर डिवाइड बाई 162, क्या हुआ, क्या निकल के रिजल्ट आया। अगर हमको लोहे का वेट नहीं पता था तो हमने वो चीज वहां से निकाली, फाइंड आउट किया, मतलब हमको नॉलेज है, हम बता सकते हैं कि लोहे का वेट कैसा है। उसके यहाँ से 1 कुंटल लोहा आया। मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ नहीं में नहीं बोलते हो कि 1 कुंटल लोहा वहां से आया। मैं उसे चेक करने नहीं गया, मगर मैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। देखो मैं बता दूं, आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ मेरी कमजोरी क्या है। मेरी कमजोरी आपका मैनेजमेंट हो सकती है, मगर मेरी कमजोरी मेरा टेक्निकल पोर्शन नहीं हो सकती। जो देखो मैंने शुरू भी किया तो नंबर यूनिट थर्ड से स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर सिस्टम से, उसके बाद मैं नेचर प्लानिंग और बिल्डिंग के मटेरियल में गया, अब आया थर्ड में इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी, और इसके बाद मैं सीधे यूनिट नंबर 4 को पढ़ाऊंगा जिसमें आपको यूज ऑफ मटेरियल पढ़ाया जाए आर्किटेक्चर का, और सबसे लास्ट में आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी में सिर्फ रामायण है,
तो उसको समझाना नहीं है, उसको याद करना है। याद समझा के जाऊंगा कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये टेक्निकल है, इसको एक बार समझोगे जीवन पर्यंत काम आएगा। केवल सस्पेंशन की बात कर रहे थे। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर किसी पेवमेंट को टच करता है, जब भी ब्रिज बनाते हैं तो उसका जो इनिशियल सेक्शन होता है जहां से उस ब्रिज में क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं और जहां पे उतरते हैं, वो दोनों हमेशा रोड से जुड़ा होता है कि नहीं जुड़ा होता है? जुड़ा होता है ना, जुड़ा होता है। तो उसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी तो हमारा फिक्स हो गया। अब बचा हमारा पॉइंट सी डी ई, जो सेंटर में 3 कॉलम है। इन 3 कॉलम में एज्यूम करो कि जो कॉलम है तो नीचे जमीन के नीचे से उसकी फुटिंग होते हुए आ रही, मतलब उसमें चूंकि मैंने एक चीज और कहा था, यहाँ पे स्लैब कौन सा होगा, सेंटर में रिवर जा रही है, तो इसको मैं सबसे पहली क्लास में क्लियर किया था। अगर वहां 50 मीटर की स्पैन की रिवर है वहां पे, तो वहां पे कौन सा फाउंडेशन किया जाएगा? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन बताया था। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कौन सा फाउंडेशन होता है उसमें? फिर गोल हो गया सर। सर सर एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन आपने बताया था। तो क्या मतलब हुआ? अगर लिखे होते तो याद होता, जब नहीं लिखे हो तो फिर उसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। तो उसमें पाइल फाउंडेशन होता है, याद आया? पाइल फाउंडेशन, अगर पानी जहाँ पे फ्लो में बह रहा है प्रकृति में, क्या वहां पे हम वेल फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन बना सकते हैं या डीप बना सकते हैं? तो डीप फाउंडेशन होगा, क्योंकि शैलो करेंगे तो काफी एरिया तक पानी ही मिलेगा। नहीं, सैलो काम कर बेटा, सैलो काम कर ही नहीं पाएंगे हम वहां पे। अगर कहीं पानी का फ्लो जा रहा है तो क्या उस पानी को हम रोक सकने की क्षमता होगी क्या हमारे अंदर? नहीं सर। हम उसमें क्या करेंगे, चारों तरफ से उसमें बाउंड्रीज बनाएंगे। बाउंड्रीज कहे की होगी, सेंटरिंग की रहेगी, शटरिंग प्लेट लगाएंगे चारों तरफ से और बीच में मशीन लगा के। देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल समझो, क्योंकि ये चीजें जमीन में बनी हुई है। उसमें पाइल फाउंडेशन करेंगे, मशीन आएगी और वो स्क्रैवलर से याद आ रहा है कुछ? स्क्रैवलर, वो जो नीचे लगा होता है स्क्रैवलर, वो अंदर से प्लेट होते हैं, सर्कल डिस्क प्लेटें लगी होती हैं, वो अंदर से मिट्टी को खींचेंगी, ऊपर उठाएंगी, बाहर एक्सेप्ट करेंगी और फिर उस एरिया में पानी को बाहर करने के लिए 2, 3, 4 मोटर लगानी पड़ेगी पानी की, ताकि पानी का फ्लो बार बार वहां फिल होगा। तो उस एरिया को अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा पानी की ट्यूब लगानी पड़ेगी ताकि पानी को एक्सटर्नल पोर्शन में फेंकता रहे। वो अभी मैं बनारस गया था जब, तो मैंने देखा था वो मणिकर्णिका घाट में प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरी जगह मत जाओ, मणिकर्णिका घाट में ही प्रोजेक्ट चल रहा है, देख लेना जाके। तो पानी को बाहर निकाल रहे हैं और फिर वहां पे पाइल फाउंडेशन करके एक तो मतलब सेंटरिंग प्लेट बना के और सीधे उसमें ऊपर से जो जब सीमेंट कैसे यूज करते हैं उसमें ओपन करके नहीं, बोरी की बोरी थोड़ी सी किनारे से काट देते हैं ताकि वो दब जाए और बोरी की बोरी अंदर डाल देते हैं और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। हाईवी रेनफोर्समेंट होता है, उसका मतलब कॉलम स्ट्रेट करने के लिए। और फाउंडेशन कैसा होता है, गोल, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर? सर्कुलर। तो पॉइंट ए और बी ये दोनों रोड के लिए फिक्स हो गए। रोड में एक ब्रिज चढ़ने के लिए और दूसरा उस ब्रिज से उतरने के लिए। पॉइंट 2 हो गए, बचे 3 कॉलम। तो जमीन से जितने ऊपर तक हमारा रोड का लेवल है, मतलब अंडरग्राउंड से जितना हमारा ग्राउंड लेवल है, एज्यूम करो ग्राउंड लेवल से, चूंकि रिवर है तो रिवर का टॉप तो ये दिख रहा है, लेकिन उसका जो बॉटम एरिया है जहां से वाटर फ्लो कर रहा है वो तो नहीं दिख रहा है। तो उस वाले पॉइंट से हम पहले फाउंडेशन करेंगे। जब पाइल फाउंडेशन करेंगे तो कम से कम 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट जहां तक फाउंडेशन करेंगे जब तक हमको स्टोन ना मिले या उसकी डिस्क थोड़ा सा काम करने में मेहनत लगने लगे, समझ में आ जाएगा स्टोन आ गया, वहीं पे हम काम रोक देंगे। अब उस नीचे डेप्थ से लेके और ग्राउंड लेवल तक जो पिलर की हाइट होगी, सपोज दैट 30 फीट की टोटल हाइट हो गई, 30 फीट की, तो 30 फीट हो गया ग्राउंड लेवल से अंडरग्राउंड तक का लेंथ। 30 फीट हुआ ना? यस सर। और 20 फीट मिनिमम उस ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। दिमाग में एक फिल्म बन रही है, एक सस्पेंशन ब्रिज है,
पॉइंट ए और बी में 50 मीटर स्पान है, ए और बी रोड में फिक्स हो गए, बचे बीच के 3 कॉलम। 3 कॉलम में ग्राउंड लेवल से लेकर अंडरग्राउंड जहां तक हमने उसका एक्सक्वेट किया, जहां तक हमने उसको खोदा है, वहां तक हम क्या हुआ 30 फीट का एरिया हो गया और उसके ऊपर 20 फीट का हो गया। देखो मीटर फीट में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बताते समय याद नहीं होता कि मैंने क्या बताया। 50 मीटर की स्पान है तो 30 फीट नीचे हो गया, 20 फीट ऊपर हो गया, 50 फीट का कॉलम की हाइट हो गई। तो 30 फीट बनाने के बाद, क्योंकि 30 फीट हम क्यों बनाए, क्योंकि वहीं पे हमें रोड मिल गई। अगर नॉर्मल ब्रिज होता तो क्या करते, अगर वहां पे पानी नहीं होता तो हम वहां पे क्या करते, वहां पे हम फाउंडेशन बनाते। फाउंडेशन बनाने के बाद जब हमारा रोड लेवल में आ जाता, रोड लेवल मतलब पेवमेंट लेवल, पेवमेंट मतलब ग्राउंड लेवल, जब ग्राउंड लेवल में आते हम वहां पे उस काम को रोक देते और वहीं से हम वहां पे ब्रिज बना देते और काम छोड़ देते। लेकिन वो ब्रिज कौन से होते, नॉर्मल ब्रिज होते, सस्पेंशन वाले तो नहीं होते ना। बोलो भाई। नहीं सर। अब 3 जो पिलर बचे, इसमें हमने ग्राउंड लेवल से और अंडरग्राउंड से ग्राउंड लेवल तक 30 फीट जो बनाया, ये कॉलम सीधे आया, फिर हमने इसमें स्लैब बनाया। और ये कॉलम कहाँ होते हैं, हमेशा साइड साइड में होते हैं। कहाँ होते हैं सर? साइड साइड में मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे? नहीं, बी जो कॉलम होगा नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ऐश्वर्या। पॉइंट ए और पॉइंट बी ये तो पेवमेंट में फिक्स हो गए। अब जब कोई ब्रिज बनता है तो रेक्टेंगुलर बनता है कि सर्कुलर बनता है? रेक्टेंगुलर बनेगा। क्लियर है? क्लियर है ना, रेक्टेंगुलर ही बनेगा। तो पॉइंट ए बी सी डी उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करो। पॉइंट ए मतलब, अब डायरेक्शन की बात करो, ईस्ट में, जब ईस्ट की तरफ हम खड़े होंगे तो पॉइंट ए, फिर वेस्ट में पॉइंट बी, फिर वेस्ट के जस्ट अपोजिट साइड में मतलब उसके बगल में पॉइंट सी, और सी के सामने मतलब पॉइंट ईस्ट ए में पॉइंट डी। ए बी सी डी चारों स्पान हो गया। यस सर। तो ए और बी ये तो हो गया हमारा कौन सा, ईस्ट और वेस्ट, और ए और डी ये हो गया हमारा नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। क्लियर है? अरे ए बी सी डी, ए बी मतलब ईस्ट वेस्ट, और ए और डी आप लोग एज्यूम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब अभी ध्यान नहीं जा पा रहा। बनेगी तो एक लाइन में बनेगी ना। क्या बनेगा एक लाइन में? अगर ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाँ, तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी ना, जो ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होगी और वेस्ट पे खत्म हो जाएगी। नहीं, हम सस्पेंशन केबल की बात कर रहे हैं। ओके सर। हम सस्पेंशन केबल की बात कर रहे हैं ब्रिज की। ठीक है सर। बात समझो, हम सस्पेंशन केबल ब्रिज की बात कर रहे हैं अभी। तो उसमें पॉइंट हमारा रेक्टेंगुलर का हुआ, पॉइंट ए बी सी डी हुआ। यस सर। मतलब सामने सामने कौन से हुए, ए के सामने कौन सा हुआ, ए के सामने डी हुआ, और ए के बगल में कौन सा हुआ, बी हुआ। ठीक सिमेट्रिकल बी के सामने सी हुआ और बी के बगल में ए हुआ। क्लियर हो गया? यस सर। अब पॉइंट ए और बी के बीच में 3 कॉलम थे, तो 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 1 2 3। अरे उसके बीच में 3 कॉलम हुए ना, ए से बी के बीच में 3 कॉलम हुए ना, 1 2 3। यस सर। और 1 के सामने 4, 2 के सामने 5, 3 के सामने 6। ये नंबर आ गए, दिमाग में चीजें क्लियर हो गई। यस सर। सर सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बता रहे हैं तो सर उसमें तो केबल यूज होगा ना, केबल स्पेशल। तो फिर दो पूरी बात तो सुन लोगे तब ना केबल यूज होगा। अब नीचे केबल कहाँ लगा होता है, उसमें कहीं होता है क्या? नहीं सर, ऊपर ऊपर। तो अभी ऊपर पहुंचे कहाँ है, अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अभी हम स्लैब तक आए हैं ना, मतलब ग्राउंड लेवल तक आए हैं ना। अभी हम नीचे से ऊपर तक 30 फीट आए थे ना ग्राउंड लेवल तक। यस सर। तो 30 फीट के ऊपर अभी हम रेक्टेंगुलर शेप की बात कर रहे हैं ना। अभी हम 30 से जो ऊपर 20 के एरिया कॉलम जो बढ़ाना, ये तो मैंने बताया नहीं। और जब वो कॉलम बताया नहीं तो केबल कहाँ लगा दोगे? सर खत्म होने वाला, खत्म कैसे हो? जब तक आप पूरी बातें नहीं सुनेंगे, आपका ध्यान सेंट्रलाइज नहीं होगा, तब तक चीजें क्लियर नहीं हो सकती। जी सर। ये ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है भाई साहब, ऑनलाइन। इसमें इसी तरह समय लगता है, एक ही केबल सस्पेंशन को बताने में पूरी क्लास चली जाती है। अब चूंकि स्लैब है तो बताना पड़ेगा।
फिर से एक बार मन में बनाओ। पॉइंट ए और बी समय कितना हुआ? 11। आलोक सर या सर है क्या? इजाजत है? राकेश पांडे सर है? अगर इजाजत तो क्लास आगे करने की तो आलोक सर इज प्रेजेंट हियर। पांडे सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों में किसी को? और मैं सुन रहा हूँ आप मुझे। अच्छा जी सर, क्लास अगर अगली हो तो कोई नहीं, अगर नहीं हो तो उसको पूरा करूं। नहीं, पूरा करिए, अगली क्लास नहीं है, पूरा करिए। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आपकी आवाज कट रही है। चलो, क्या हुआ? सर आपकी आवाज कट रही है। अभी भी कट रही है? बस एक सेकंड, एक बात कहना चाहते थे। आलोक, हाँ आलोक है? आलोक जी, सर कोई बात नहीं सर, आलोक सर नहीं है, फिर आप क्लास में आएंगे। एक्चुअली क्या है कि आपका जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आलोक से बस इतना ही पूछना है कि ये रिकॉर्डिंग यहाँ कंटिन्यू करेंगे या क्या है, बस लेकिन आप लेक्चर देना शुरू करें प्लीज। जी जी बताएं सर, सुन रहा था मैं आपको। सर का लेक्चर हो रहा है तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर कह रहे हैं कि अभी और हम बोलना मैंने पूरा नहीं हुआ, अभी चलने देंगे तो 10 मिनट आप बताइए लोग जी। 10 मिनट चला सकते हैं सर, 10 मिनट के बाद फिर प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट जो ट्यूसडे कल है, कल भी रख सकते हैं सर का। कल तो है ही क्लास, मतलब तो रवि जी 10 मिनट और करिए, क्योंकि वो पूरे रिकॉर्डिंग का एक टाइम होता है, उसके बाद कोई दिक्कत होगी। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। वीडियो दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड रुकना है, मैं एक स्केल बना लेता हूँ। ये 50 मीटर तो स्लैब हो गया। एक स्केल से उसका रेक्टेंगुलर शेप बना रहा हूँ ताकि चीजें जल्दी क्लियर हो जाए। ये दिख रहा है सबको? जो उसका स्पान हो गया, क्लियर? अब आप ये समझो, पॉइंट ए हुआ, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये हो गया ब्रिज। ठीक है? सब लोग बोलते जाओ जल्दी जल्दी, ताकि 5 मिनट के अंदर तुरंत हमारे टॉपिक क्लियर हो जाए, कल का ना रह जाए। ओके सर। अब 5 मिनट चुपचाप बैठ के सुनते जाओ, फिर जल्दी से हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। पॉइंट ए बी सी डी हो गया, ए बी ये यहाँ है और यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक है, ये हो गया उसका स्पान। ये जो स्पान है ये कितना हो गया सर? पूरा नहीं दिख रहा है सर। अरे दिखने लगेगा। 50 मीटर का स्पान हो गया ए ये। ठीक है, अरे 50 मीटर का स्पान हो गया ये। यस सर। अब इस 50 मीटर में ये वाला जो सेक्शन है यहाँ ये भी हमारा पेवमेंट है और इधर भी हमारा पेवमेंट है। ये भी हमारा क्या है? पेवमेंट। ठीक है, मतलब रोड है। ठीक है, बोलो सर। अब इसमें ये वाला हिस्सा जो है साइड वाला, ये वाला भी फिक्स हो गया और ये वाला भी फिक्स हो गया। हो गया? यस सर। अब हमारे कितने स्पान बचे? 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पिलर बचे। मैं इसे कलर कर देता हूं ताकि क्लियर रहे। 1 2 3 ठीक है, दिख रहे हैं? यस सर। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें कॉलम देना है। क्या देना है? कॉलम। कॉलम कैसे आएगा? ये कॉलम नीचे से आया, ये 30 फुट ये आ गया।
क्योंकि देखो फ्रंट सेक्शन है इसलिए हमको जो है इतनी चीजें ही दिख सकती हैं, उतनी ही हम दिखाएंगे। ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल, और ये हमारा हो गया यूजी मतलब अंडरग्राउंड, यूजी मतलब अंडरग्राउंड, यूजी मतलब अंडरग्राउंड, जीएल मतलब ग्राउंड लेवल, जीएल मतलब ग्राउंड लेवल, जीएल मतलब ग्राउंड लेवल। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया 30 फीट 30 फीट 30 फीट हो गया 30 फीट। बोलो भाई। यस सर। अब इसी कॉलम को, इस कॉलम को हमें 20 फीट जो है ऊपर उठा देना है। एक ये 20 फीट उठ गया, इसको भी उठाए, ये 20 फीट उठ गया। जो कॉलम यही है, मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला कॉलम ये 20 फीट उठ गया, ये 20 फीट ऊपर उठ गया, ये 20 फीट ऊपर उठ गया। इसी तरह ये भी हमारा 20 फीट ऊपर उठ गया, दिख रहा है? यस सर। ये भी हमारा 20 फीट ऊपर हो गया, ये भी हमारे 20 फीट ऊपर हो गया। हो गया मतलब 30 फीट ग्राउंड के अंदर था और 20 फीट ग्राउंड के ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉलम है ये वाला, ये पूरा स्ट्रेट है, मतलब यहां से लेके और यहां तक 30 फीट है, और यहां से लेके और यहां टॉप तक 20 फीट है। अब हमें केबल सस्पेंशन, मतलब हमें इस सेंटर को पकड़ना है ये, और इससे केबल बनानी है, इससे केबल बनानी है। तो इसको लिए और यहां तक लेके गए, इसको लिए यहां तक ले गए, इसको पकड़े यहां तक लेके गए, इसको पकड़े यहां तक लेके गए। सेम इसको केबल को यहां ले गए, इसको केबल को यहां ले गए। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक, सिमेट्रिकल पॉइंट 1 2 3 से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इसमें होगा, ये केबल इसको यहां पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये केबल इसको पकड़ेगा, ये केबल यहां आएगा, ये केबल इसमें पकड़ेगा और ये इसमें आएगा। दिख रहा है? यस सर। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इसमें से केबल ऐसे बढ़ गई, ये केबल आ गई, ये केबल नीचे आके कहा इसको पकड़ रही। देखो केबल किसको पकड़ रही है यहाँ पे, ये स्लैब को, ये स्लैब को पकड़ रही, किसको पकड़ रही है? स्लैब को, है ना? ये केबल आई और ये स्लैब को पकड़ी, ये केबल आई, ये स्लैब को पकड़ी, ये केबल आई, ये स्लैब को पकड़ी। सेम ये केबल इसको पकड़ी, जहां से इस यहाँ पे, ये यहाँ स्लैब 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 स्लैब। अब देखो ये ब्रिज केबल सस्पेंशन लग रहा है, अच्छे से देखो, बड़ा भी तो नहीं हो रहा है, कैसे बड़ा होगा? देखो दिख रहा है सर। अब ये देखो, ये जो कॉलम था नीचे, जो नीचे कॉलम था 30 फीट का, अब इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा बना देता हूँ। ये कलर भर दूं और क्लियर हो जाए। इसको मैंने भी बना दिया, ये इसका कॉलम हो गया, इसको भी मैंने बना दिया, ये हमारा कॉलम हो गया, इसको भी मैंने बना दिया, ये हमारा कॉलम हो गया। यही कॉलम ऊपर गया और ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ये हमारा ऊपर वाला हो गया, ये हमारा नीचे वाला कॉलम हो गया और ये हमारा 0.3 नंबर हो गया, ये हमारा केबल हो गया। सबको दिख रहा है? यस सर। देखो केबल सस्पेंशन बन गया, केबल सस्पेंशन बन गया। साइड व्यू से देखो, टारगेट करो, जूम करो, बोलो भाई। यस सर। यस सर। कर नहीं रहे हैं, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखना है इसको, मतलब चीजें ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर, हो गई। अब देखो, अभी तक जो चीजें क्लियर कराया हूँ, मेन कंसर्न इस चीज का था, उसको मैं अब बता रहा हूँ। ये जो हमारा कॉलम था, ये यहां से नीचे वाले को पकड़ते हैं, ये जो हमारा कॉलम था, ये कॉलम हमारा यहां से गया ये, और यहां से आया ये। अब ये जो हमारा कॉलम है,
ये पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे इससे यहाँ केबल में ये पकड़ा और इसी जगह ऊपर से टॉप व्यू से इसमें स्लैब में ये है पकड़ा। एक ही बता रहा हूं, यही समझ लेना। अब जब भी इसमें कोई लोड लगेगा, किसमें? इस स्लैब में। ये पूरा स्लैब है ABCD, यहां से यहां तक का देखो एक स्लैब है ABCD, ये पूरे स्लैब में जब भी कोई लोड लगेगा तो कौन सा लोड लगेगा? इसमें ब्रिज में कौन सा लोड लगेगा? जल्दी बताओ। ऐसे रहा बोलो बोलो जल्दी बोलो, कौन सा लोड लगेगा ब्रिज में? कौन सा लोड लगता है? कितनी बार बताया, ब्रिज में हमेशा यूडीएल लोड लगता है, क्योंकि ब्रिज में सर्कुलर सेक्शन में गाड़ियां चलती है ना, तो उसमें तो यूडीएल ही लगता है ना। अरे यूडीएल लगता है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही क्या? तो बहुत कट रहा आपका आवाज। रुको, चलो हो गया, मैं क्या बोलूं, काट लूंगा फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। देखो ये जो हमारा केबल है ना, केबल है, अच्छे से देखो, जो केबल है ना हमारा, ये केबल हमारा पॉइंट लोड पकड़ रहा है। ये पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, मतलब इस कॉलम का जो टोटल लोड है, ये जो कॉलम है नीचे से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है ये, और यहाँ पे आया है, यहाँ पे सेंटर लोड जो है इसका, ये यहाँ पे लग रहा है। मतलब जो केबल है वो पॉइंट लोड पकड़ रही है। केबल हर पॉइंट में, यहाँ भी उसके पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वहां भी उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ भी जो लोड लगेगा, अगर इस जगह पे कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, दूसरा स्केच पर लेना पड़ेगा, चलो ये ले लिया। अगर हमारी गाड़ी कोई आए और यहाँ पे हमारे लोड लगा, इस जगह पे, ये हमारे यहाँ पे लोड लग रहा है, लोड दिख रहा है। जब हमारे यहाँ कोई चीज लोड लगाएगी तो वो ये बीम क्या करेगी, जो केबल है वो सीधे इस लोड को यहाँ से इंपोज करेगी और डाइवर्ट कहाँ कर देगी? इस जगह में लोड कर देगी। जब लोड हमारा यहाँ लग रहा है, हमारा लोड यहाँ पे लगा, ये इस पॉइंट में जब लोड लगा तो केबल क्या करेगी? इस लोड को, इसमें टेंशन होगा, इस केबल में टेंशन होगा, टेंशन मतलब खिंचाव होगा, तो लोड पूरा यहाँ से इंपोज होकर कहाँ जाएगा? टॉप में जाएगा, जाएगा समझ बोलो भाई। जब लोड टॉप में जाएगा तो ये जो लोड है टोटल कहे में चला जाएगा? कॉलम में चला जाएगा लोड। ठीक जिस तरह जहां पे लोड लगा है, इस तरह इस पूरे ब्रिज में जिस जगह भी पॉइंट वही लोड लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें लोड कौन सा लगता है? यूनिफॉर्मली लगता है। लोड कौन सा लगता है? यूनिफॉर्मली। जब इसमें यूडीएल लोड लगता है, यूनिफॉर्मली लोड लगता है, तो हमेशा याद रखो केबल सस्पेंशन बनाया जाता है, ताकि जो केबल होती है वो वहां से उस लोड को इंपोज करे, मतलब अपने ऊपर ले, और अपने ऊपर लोड लेने के बाद लोड कहाँ ट्रांसफर कर दे? कॉलम में कर दे। ठीक है, जब वो लोड कॉलम में चेंज हो जाएगा, जब लोड हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा तो उससे क्या होगा? हमारा लोड टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और जो हमारा ब्रिज होगा वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा इंपोज्ड उसमें लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा, किसका? यूडीएल का। किसमें? ब्रिज में। ब्रिज में हमेशा यूडीएल लोड लगता है। घर के स्लैब में यूडीएल लोड लगता है। डेड लोड कहाँ होता है? उसके खुद के सेल्फ स्ट्रक्चर में डेड लोड होता है। लाइव लोड कहाँ होता है? जैसे हम और आप चलते हैं, हम आप चलते हैं, हमारा आपका कौन सा लोड होगा? पॉइंट लोड होगा या यूडीएल लोड होगा? हम चलते हैं, इंसान चलता है, स्लैब के ऊपर पॉइंट लोड होगा या यूडीएल होगा? यूडीएल। पॉइंट सर, कंफर्म करो तुरंत। पॉइंट होगा सर। चलो मैं क्लियर करता हूँ। इंसान ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें लाइव लोड और यूडीएल लोड और पॉइंट लोड दोनों लगता है। कैसे? जब हम किसी चीज में धीमे धीमे चलेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब 1 फुट इन रेस्ट ऑन ग्राउंड एंड 1 फीट इन एयर, तो क्या होगा? पॉइंट लोड लगेगा। लेकिन अगर हम वहां पे रन करेंगे, तो तेजी से दौड़ लगाएंगे, तो वहां पे हमारा यूडीएल लोड लगेगा। समझ रहे हो? यस सर। जब जितना ज्यादा लोड लगाएंगे दौड़ने का, क्योंकि उसमें क्या है कि लोड पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी बराबर लोड लग रहा है, और गाड़ी के चक्के में क्या होता है? लोड हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब यूडीएल लोड लगता है। तो जब भी केबल सस्पेंशन में हम देखो, आज मैंने केबल सस्पेंशन की बात की, जो भाई मुझसे पूछ रहे थे कि उसमें केबल कहाँ लगी होती है, अभी चीज क्लियर हुई केबल कहाँ लगी होती है?
जी सर। 1 मिनट का समय है, आपके पास कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछो, मैं उसका रिस्पॉन्स दूं। और इंसान वैसे ही बनना जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। कोई भी कुछ पूछ ले, पूरे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग से कभी चुप मत रहना, वो पूछे एक बताना दो, ताकि पूछने वाला कभी कंफ्यूज हो जाए कि यार मैं इससे पूछूं कि न पूछूं। हमेशा क्वेश्चन को राइज करो सामने वाले के ऊपर, दिमाग में समझो। अगर वो तुमसे एक क्वेश्चन अप्लाई करे तो मुझसे 2 पूछो, वो तुमसे 3 पूछो तो मुझसे 4 पूछो। इतना नॉलेज रखो अपने अंदर। नहीं है कोई बात नहीं, ये विद्या का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। और विद्या ही एक ऐसी चीज है ना तो इसको कोई चुरा सकता, ना तो इसे कोई आपसे छीन सकता, और ना ही आपकी विद्या में किसी का अधिकार हो सकता है। किसी ने एक छोटी लाइन बनाई है, पलट के अपनी दूसरी लाइन, अपनी एनर्जी एक बड़ी लाइन बनाने में करो, ताकि जीवन में हमेशा सफल रहो। और कभी अपने अंदर इस चीज का एटीट्यूड मत आने देना कि आपको आपका नॉलेज ही आपको आगे लेके जाने वाला है, और कुछ नहीं, रुपया पैसा सारा कुछ ही रहने वाला है। जब जीवन में आगे बढ़ना है उसके लिए सिर्फ मेहनत करना जरूरी है। और मेहनत कैसे आएगी? पढ़ने से आएगी। पढ़ना कैसे होगा? अगर अभी भी आज भी वक्त है, अगर हमें चीजें क्लियर नहीं हो रही है, हम अपनी पढ़ाई वापस से, अगर हमको 20 तक का नंबर टेबल याद नहीं, शर्माना संकोच नहीं करना। ये ऐसा फाउंडेशन है जीवन में कभी भी बना सकते हो। एक उम्र के पहले, 50 साल के पहले कभी भी बनाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं आता, फिर से नंबर टेबल के दिखाओ और स्टार्ट कर दिया करना। इंजीनियरिंग मतलब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में कभी पीछे नहीं होना। गधों में और घोड़ों में बस ये डिफरेंस है, जो आज का परिवेश है, जो आज का समय है, जो घोड़ों का है, गधों का नहीं है। इसलिए हमें एक्टिव होना बहुत जरूरी है, बहुत तेज से आगे बढ़ना है, और जीवन में बहुत सारी चुनौतियां, चुनौतियों से हार नहीं मानना, उनको रौंद के आगे जाना है, तभी तुम विजय हो सकते हो। ठीक है, आज की क्लास मेरे हिसाब से यही से क्लियर हो जानी चाहिए। हमको मेहनत करना है, पढ़ना है, आगे जाना है। और कल हम जब आएंगे तो फिर आपको लोड, चूंकि लोड स्टार्ट हो गया है, तो कल जहां तक लेटरल लोड में स्टैटिक डायनेमिक लोड को मैं क्लियर कर दूंगा। और ज्यादा इसमें लोड है नहीं, बस 2 ही लोड है, एक है डेड लाइव लोड, एक है स्टैटिक डायनेमिक लोड, और एक हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बस 3 चीजों में हमें बताना है। स्ट्रक्चर लोड ही होते हैं 3 प्रकार के, डेड, लाइव और बाकी के मैं कल बता दूंगा। ठीक है लोग।